एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बस एक छोटा सा गांव था, नैनागढ़। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था हरिदास। वो अपनी माँ, पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। ठीक है, हम जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं। ठीक है, तू जरा अपना ध्यान रखना, कल भी तेरी तबीयत ऐसी ही थी। ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। अभी मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी घर लौट आऊंगा। आज मुझे थोड़ा दूर जाना है। वहीं घर की बहू चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। रोटियां बनाने के बाद एक कपड़े में कुछ रोटी बांध कर ले आती है और हरिदास को पकड़ाते हुए कहती है, लीजिए, कुछ रोटियां बांध दी हैं और संग में कांदा भी रख दिया है। संग में पानी भी ले जाना। गर्मी बहुत हो रही है, प्यास के मारे जी मचल जाता है। अच्छा ठीक है, अभी हम चलते हैं। हरिदास अपनी कुल्हाड़ी लेता है और पैदल ही जंगल की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देता है। रास्ते में एक नुक्कड़ आता है जहाँ पर गांव के दो व्यक्ति बैठे थे। जैसे ही दोनों हरिदास को देखते हैं तो कहते हैं, अरे भाई, आज तुम इतनी सुबह सुबह लकड़ियां काटने जा रहे हो? हाँ, कभी तो जरा आराम कर लिया करो। हर रोज इतनी दूर जंगल चलकर जाते हैं और फिर वहां से इतना गट्ठर उठाकर लाते हो। अब भाई तुम ही बताओ, इसके अलावा मेरे पास और क्या चारा है? जीवन में आए हैं तो काम तो करना ही होगा जीवन में। अच्छा संतोष, क्या तुम्हारी उनसे बात हुई? हाँ भाई, मेरी बात तो हुई थी, परंतु तुम तो जानते ही हो, वे जरा अमीर हैं और उन्होंने अच्छे खासे दहेज के बारे में बात की है। हाँ, बिना दहेज लिए तो कोई बात ही नहीं करता है। तुम तो जानते ही हो रीत कैसी है। लगता है अभी कम मेहनत हो पा रही है। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। कोई बात नहीं, तुम इतनी चिंता मत करो। मैंने बहुत सी जगह बात की है, कहीं ना कहीं तो बात जरूर बन ही जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर हरिदास आगे की तरफ चला जाता है। वहीं पीछे बैठे उसके दोनों मित्र। बेचारा आजकल बड़ा चिंतित रहता है, इसलिए तो इतनी मेहनत करता है और कभी खुद आराम करने के बारे में भी नहीं सोचता। जिम्मेदारियां इंसान को कठोर दिल बना देती हैं। अब उसे अपनी पुत्री का विवाह करना है तो इसलिए अधिक चिंतित रहता है। बिल्कुल सही कह रहा। एक पुत्री के लिए योग्य वर का चयन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हरिदास बहुत दूर पैदल चलकर जाता है और काफी देर बाद एक बड़े से जंगल में पहुंचकर वहां पर लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। बहुत देर तक लकड़ियां काटने के बाद जब वह थक जाता है, कितनी गर्मी हो रही है। धूप से मैं बिल्कुल सिक सा गया हूँ। थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। हरिदास एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठ जाता है और पानी पीने लगता है। तभी उसकी नजर एक बेचारी चिड़िया पर जाती है जो अधमरी हालत में बेहोश पड़ी थी। ओहो, लगता है बेचारी गर्मी के कारण बेहोश हो गई है। कोई बात नहीं, मेरी नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। हरिदास अपनी पानी की कूपी से उस चिड़िया को पानी पिलाता है, जिससे उसे होश आ जाता है। चिड़िया उठ जाती है और हरिदास के ऊपर उड़ने लगती है। लगता है अब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तब हरिदास रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है और चिड़िया को थोड़ा खाना भी खिला देता है। शुक्रिया शुक्रिया, इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़कर चली जाती है। क्या कहा? क्या सच में मैंने किसी को शुक्रिया कहते हुए सुना है? लगता है मेरे कान बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे और चिड़िया के अलावा और कोई नहीं था। चिड़िया का हरिदास से क्या लेना देना है और क्या रहस्य है, वो तो आगे पता चलेगा। हरिदास पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाता है और खाना खाने के बाद हरिदास फिर से लकड़ियां काटने में जुट जाता है। आज उसने बिना रुके बहुत सारी लकड़ियां काटी थी। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। शाम हो गई है और अब पेड़ पौधे के भी सोने का समय हो गया है। लकड़ियां लेकर हरिदास शाम को घर वापस आ जाता है। आते आते उसे रात हो जाती है। पिताजी,
आप आ गए। आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं? कुछ नहीं बेटी, मैंने सोचा कि आज कुछ ज्यादा मेहनत कर ली जाए, इसलिए बस थोड़ा ज्यादा समय लग गया। आपको इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से ही आपकी तबीयत इतनी खराब थी, फिर भी आपने ऐसा किया है। मैं जानती हूँ आप मुझे लेकर बहुत चिंतित हैं, परंतु मैं नहीं चाहती कि इस वजह से आप खुद को कष्ट पहुँचाए, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैंने कहा ना, आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे। आप काम करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक भी दिन आराम से नहीं बैठ सकते, परंतु काम करने के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रख सकते हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी और स्वयं देखूंगी। विधि जिद पर अड़ जाती है। अजी मान जाइए, वरना आपकी बेटी सब कुछ सिर पर उठा लेगी। बिल्कुल सही कहा, मेरे पास इतनी प्यारी बेटी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, पुत्रियां बड़े नसीब से मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा, एक लड़की से घर महक उठता है। कुछ यूं हरिदास का जीवन चल रहा था। वह हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और कुछ लकड़ियां दूसरों के घरों तक पहुंचा के बची हुई लकड़ियों को बेचता था। एक दिन बाजार में, हाँ भाई, ये लकड़ी का गट्ठर कितने का दिया? 10 मुद्रा का। नहीं नहीं भाई, तुम बहुत महंगा लगा रहे हो, जरा कम करो, बाकी तो कम दाम में दे रहे हैं। मेरी लकड़ी बाकी सबसे ज्यादा अच्छी है, मोटी है। नहीं नहीं, कम दाम बोलोगे तो ही खरीदूंगा, वरना नहीं। हरिदास मन ही मन सोचता है कि मैं कितनी देर से यहाँ बैठा हूँ, लेकिन कोई मेरी लकड़ी नहीं खरीद रहा है। कोई बात नहीं, दाम कम कर देता हूँ, कम से कम जितनी जल्दी सारी लकड़ी बिकेगी तब मैं और लकड़ी काट कर बेच सकता हूँ। ऐसा सोचकर हरिदास कम दाम में लकड़ियां बेच देता है और वापस जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। जब वो वहां लकड़ियां काट रहा था तब उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? उस आवाज का पीछा करते हुए हरिदास जंगल में थोड़ा आगे अंदर की तरफ चला जाता है। वहां पर वह देखता है कि एक व्यक्ति भागते हुए आ रहा है और वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसे रोकते हुए हरिदास पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ? तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? अरे भाई, कुछ नहीं, कुछ डाकू मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? मैंने एक सेठ से कुछ मुद्राएं कर्ज पर ली थी, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार थी। मैं उसी के इलाज के लिए ये मुद्राएं लेकर जा रहा था। वो मुझसे ये मुद्राएं छीनना चाहते हैं। मेरी सहायता करो, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जहाँ से तुम जल्दी ही गांव की तरफ पहुँच जाओगे। मैं इस जंगल को अच्छे से जानता हूँ, चलो मेरे साथ। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हरिदास उस व्यक्ति को गांव तक का जंगल से होता हुआ एक छोटा रास्ता बता देता है, जहां से होता हुआ वह व्यक्ति जल्दी ही अपने गांव पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हरिदास जंगल में अपनी लकड़ियां काटने का काम शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां राजा के कुछ सैनिक आते हैं। ए सुनो, क्या तुमने किसी व्यक्ति को यहाँ से भागते हुए देखा है? हरिदास को लगा कि कहीं सैनिक के भेष में ये सब डाकू तो नहीं है। कहाँ ख्यालों में खो गया है, जवाब देना। नहीं नहीं, मैंने यहाँ से किसी को भी भागते हुए नहीं देखा है। हमें एक बार और जंगल को अच्छे से देख लेना चाहिए। दोनों सैनिक जंगल में छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। तब एक सैनिक कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति ने हमें मूर्ख बना दिया हो और वही चोर है, जानबूझकर लकड़ी काटने का नाटक कर रहा हो ताकि हमें गुमराह कर सके। सही कहते हो, हमें उसके पास वापस जाना चाहिए। दोनों सैनिक वापस पीछा करते हुए हरिदास तक पहुंचते हैं। तुमने हमें मूर्ख समझा है, तुम हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तुम ही हो ना वो जो अभी थोड़ी देर पहले मुद्राएं चुरा कर भागा था?
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो एक मामूली सा लकड़हारा हूँ। मैं तो लकड़ियाँ काट कर बेचता हूँ। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा कोई जाल है। पहले मुद्राएं चुरा कर भागो और उसके बाद लकड़हारा बनने का नाटक करो, ताकि कोई तुम पर शक न कर सके। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा है और कैसा नहीं है वो सब तो बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल हम तुम्हारी छानबीन करेंगे। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो छानबीन में कैसी समस्या? छानबीन करने के बाद वैसे भी सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। इस तरह हरिदास की छानबीन की जाती है और उसके वस्त्रों में 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजमहल से चोरी हुई थी। हरिदास को पकड़कर राजा के समक्ष पेश किया जाता है। तुमने हमारे राजमहल में चोरी करने का दुस्साहस किया। महाराज, मैं बेकसूर हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। और मुजरिम जुर्म करने के बाद ऐसा ही कहता है। इस तरह हरिदास को कारागार में डाल दिया जाता है। अब हरिदास के पास खुद की ईमानदारी साबित करने का कोई सबूत नहीं था। उसकी बेटी उससे मिलने आती है। पिताजी, ये सब क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी होने को कौन ही टाल सकता है। जो हमारे भाग्य में लिखा हो है वही होता है। लेकिन पिताजी, आप तो बेकसूर हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा। हम देखते हैं बेटी क्या होता है। तुम चिंता मत करो, अपना और घर पर बाकी सबका ध्यान रखना। विधि अपने पिता से कारागृह में मिलकर वापस घर चली जाती है। रात को जब हरिदास लेटा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे 2 व्यक्तियों की बात करने की आवाज आ रही थी। जैसा हमसे कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। राजकुमार को हम इसी हफ्ते के भीतर खत्म कर देंगे। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमें बड़ी होशियारी से अपना कार्य पूर्ण करना होगा। अरे चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। महल का सबसे विश्वास पात्र साथी हमारे साथ है। उनके रहते हुए हमारा पर्दा कभी भी फास नहीं हो सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हमने राजकुमार का कत्ल कर दिया तो हमें एक बहुत ही ऊंचा पद मिल जाएगा। फिर हम भी जल्दी ही मालामाल हो जाएंगे। हाँ, इससे हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएगी। दोनों व्यक्ति गुप्त तरीके से अपनी योजना बना रहे थे, परंतु ये सब हरिदास ने सुन लिया था। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे कैसे भी करके राजकुमार के प्राण बचाने ही होंगे। परंतु मैं यहाँ कार्यक्रम के अंदर क्या कर सकता हूँ? हरिदास बहुत सोच विचार करता है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने वही चिड़िया प्रकट हो जाती है जिसकी उसने सहायता की थी। यहाँ एक चिड़िया कैसे आ गई? हरिदास, तुम इस समय मुसीबत में हो, क्या तुम्हें मेरी सहायता चाहिए? चिड़िया को बात करते हुए देख हरिदास के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं बोल भी सकती हूँ और मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकती हूँ। लेकिन कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरा तुम्हारा एक खास राज है। वो सब मैं तुम्हें अंत में बताऊंगी। फिलहाल बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इस कारागार से बाहर निकलना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता तो हूँ, परंतु क्या मेरे मित्र? हमारे राजकुमार के प्राण संकट में हैं। मुझे उनके प्राण बचाने हैं, परंतु मैं यहाँ हूँ और अगर मैं यहाँ से निकलकर महाराज को सब बात बता भी देता हूँ तो वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं है और ना ही मैं उन्हें जानता हूँ जो इस योजना के पीछे है। क्या तुम महाराज को सब बता सकती हो? महाराज मेरी बातों को नहीं सुन सकते, केवल तुम हो जो मेरी बातों को सुन सकते हो। तो अब हम क्या करें? हमें राजकुमार को बचाना ही होगा। अगर हम महाराज को कुछ भी बताएंगे तो उन्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। हमें पक्का सबूत चाहिए। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। तुम एक काम करो, इनसे कुछ लकड़ी मंगवाकर उसकी एक बांसुरी बना लो और उसके बाद मैं अपने जादू से उसमें ऐसी जान भर दूंगी
कि अगर महाराज उस बांसुरी को बजाएंगे तो उनके सामने जो भी उस बांसुरी ने देखा होगा उन्हें सब नजर आएगा और वो उन्हें भविष्य की भी कुछ पल दिखा सकती है। ठीक है। हरिदास वहाँ एक सैनिक को बुलाता है। हाँ बोल, क्या बात है? मुझे कुछ लकड़ी चाहिए। क्यों, तुझे लकड़ी का क्या करना है? यहाँ से भागने की कोई चाल है तेरी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ अकेला अंधेरे में बैठा हूँ तो सोचा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इससे अच्छा है कि लकड़ी से कुछ बना लूंगा। अच्छा ठीक है, ला दूंगा। सैनिक एक लकड़ी का टुकड़ा हरिदास के कारागृह में पहुंचाता है और तब हरिदास अपनी कारीगिरी शुरू करता है और जैसे तैसे उसे एक बांसुरी का आकार देता है। अब हरिदास इतना निपुण तो नहीं था कि वो उसे अच्छे से बना सके, परंतु वो अपनी पूरी कोशिश करके उसे बांसुरी का रूप दे देता है। तब वहाँ चिड़िया आती है और जैसे ही बांसुरी पर बैठती है तेज चमकदार रोशनी प्रकट होती है। अब तुम कुछ दिन यहाँ पर निगरानी रखो और समय के साथ कुछ और समय यहाँ बिताओ। ये बांसुरी काफी दूर तक की बातें सुन सकती है, तब ये बांसुरी स्वयं ही सभी के समक्ष सत्य को ला देगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रकार जो व्यक्ति कारागृह में योजना बना रहे थे, बांसुरी उन सभी की बातों को अच्छे से सुनती है और जब बांसुरी की सहायता से हरिदास को भी सब पता चल जाता है, तब वो एक सैनिक से महाराज से मिलने का निवेदन करता है। तुझे क्या लगता है महाराज तुझसे मिलने आएंगे? उनके पास इतना समय नहीं है। मुझे उन्हें राजकुमार के बारे में कुछ बताना है। ये बात जब महाराज तक पहुंचती है, तब महाराज स्वयं हरिदास से मिलने कारागृह में आते हैं। क्या बात है, तुम्हें हमसे किस संदर्भ में बातचीत करनी है? महाराज, राजकुमार के प्राण खतरे में हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कैसे करें? तुम खुद एक अपराधी हो। जी महाराज, मैं जानता हूँ आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, परंतु मेरे पास एक बांसुरी है। ये आपसे जैसा कहे आप वैसा करना, आपको खुद ब खुद सत्य का पता चल जाएगा। परंतु आप किसी पर विश्वास मत करना, जो आपके सबसे पास है वही आपके लिए सबसे खतरनाक है। महाराज को भी हरिदास की बातों पर जरा विश्वास होता है और एक बात वो हरिदास की बात मानकर वो बांसुरी लेकर अपने कक्ष में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद महाराज बांसुरी बजाते हैं, जिससे बहुत ही मधुर धुन निकलती है। उसके बाद बांसुरी अपने आप हवा में उड़ती है और उन्हें एक भविष्य का दृश्य दिखाती है, जिसमें राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने जा रहे हैं और उनके पीछे से आकर कोई उन्हें मार डालता है। पुत्र, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या ये सब सत्य है? परंतु इन सब के पीछे किसका हाथ है? बांसुरी ने पूरा दृश्य नहीं दिखाया, परंतु उसने एक इशारा किया, जिससे महाराज को समझ आया कि ये बांसुरी सत्य कह रही है। वो संकेत देखकर महाराज के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने जिस पर सबसे अधिक विश्वास किया, वही उनके साथ विश्वासघात करने वाले थे। परंतु कौन था जो राजकुमार के साथ ऐसा करने वाला था? हम अपने पुत्र को बचाएंगे और उन्हें दंड देंगे, जिन्होंने ऐसा करने के बारे में सोचा भी। दिन आता है जब राजकुमार जंगल में शिकार करने जाते हैं। देखो कितनी सुंदर वादियां हैं, आज तो शिकार करने में मजा आएगा। जी राजकुमार। आगे घोड़े पर सवार होकर राजकुमार चल रहे थे और उनके पीछे एक सैनिक चल रहा था। सैनिक एक सही पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजकुमार ने शिकार करने के लिए बाण धनुष में लगाया, वैसे ही सैनिक तलवार लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने वाला था। परंतु उसी क्षण महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आ जाते हैं और उस सैनिक को बंदी बनाकर वहां से ले जाते हैं। ये सब देखकर राजकुमार हैरान रह जाते हैं। पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? चलो पुत्र, हम पहले महल चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हें सब बताते हैं। महल जाने के बाद
वहाँ दूसरे राज्य की राजकुमारी को बुलाया जाता है। कहिए महाराज, आपने हमें यहाँ इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। परंतु महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें सब पता चल गया है कि मेरे पुत्र को मारने का षड्यंत्र किसी और का नहीं, तुम्हारा ही था। बोल, क्यों किया तुमने ऐसा? ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वहाँ उस सैनिक को लाया जाता है जो राजकुमारी का खास सैनिक था। क्या अब भी सत्य को नकारा जा सकता है? अब राजकुमारी का सच सामने आ गया था। तब राजकुमारी गुस्से में कहती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने जबरदस्ती मेरा विवाह आपके पुत्र के साथ तय कर दिया था, जबकि मैं किसी और राजकुमार से विवाह करना चाहती थी। मैंने उन्हें कितनी बार मना करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे राज्य से बेदखल करने को कहा। इसलिए मैंने ये षड्यंत्र रचा और राजकुमार को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकूं। ये सब सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तुम हमसे कह सकती थी, हम बिना बताए इस विवाह को टाल सकते थे, परंतु तुमने गलत रास्ता चुना, इसलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ले जाओ इसे यहाँ से। इस तरह हरिदास की सहायता से राजकुमार की जान बच जाती है और राजा के दरबार में हरिदास को पूरे मान सम्मान के साथ वापस लाया जाता है। हम जानते हैं कि तुमने चोरी नहीं की है, हमें सब सच पता चल गया है। उस बांसुरी की सहायता से हमने असली चोर को पकड़ लिया है। हम क्षमा चाहते हैं कि तुम्हें बेवजह कारागृह में डाला गया। नहीं महाराज, आप हमसे क्षमा मत मांगिए, आप हमारे महाराज हैं। महाराज हैं तो क्या हुआ, हमने तुम्हारे साथ अन्याय तो किया, साथ ही तुमने राजकुमार की जान भी बचाई है, इसलिए हम तुम्हें राजकुमार का सबसे खास मंत्री नियुक्त करना चाहते हैं और तुम्हें बहुत अच्छी भेंट देना चाहते हैं। ये सुनकर हरिदास अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। महाराज की जय हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। हरिदास को भेंट में कई स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं और इस तरह उसकी तकदीर बदल जाती है। वह भेंट लेकर जब घर पहुंचता है तो उसके परिवार वालों को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। मुझे खुशी है कि आप सही सलामत वापस लौट आए हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता है कि अब सब ठीक हो गया है। मेरा बच्चा कितने समय बाद घर वापस लौटा है। भगवान की अत्यंत कृपा है कि सब ठीक हो गया। सच में माँ, भगवान का चमत्कार ही है कि उस जादुई चिड़िया की सहायता से सब ठीक हो गया है। इस तरह हरिदास अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा वर ढूंढकर धूमधाम से उसका विवाह करवा देता है। कुछ दिन बाद जब वो महल में टहल रहा था तब वह चिड़िया वापस उसके पास आती है। तुम कहाँ चली गई थी? इतनी समय से दिखी नहीं, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना था। अब आ गई हूँ तो लो, अब धन्यवाद कर लो। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरी तकदीर बदल गई है। बदलनी ही थी, कभी तुमने मेरी तकदीर जो बदली थी। लेकिन कैसे? मैं एक श्रापित चिड़िया हूँ। मैंने एक साधु बाबा का मजाक बनाया था, उन्होंने मुझे श्राप देकर चिड़िया बना दिया। मैं जंगल में भूखा प्यासा तड़पती रही, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, परंतु जब तुमने मेरी सहायता की मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हर रोज जंगल में तुम्हें परेशान देखती। मैंने एक दिन साधु बाबा से सब कहा और वह मांगा कि तुम्हारी सहायता कर सकूं। वो मुझसे प्रसन्न हुए और तुम्हारी सहायता करने की शक्ति दी, मुझे वर दिया। साथ ही उन्होंने मेरा श्राप भी तोड़ दिया। केवल कुछ दिन और अगली पूर्णिमा को मैं वापस अपने असली रूप में आ जाऊंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, इसमें तुम्हारा खुद का ही श्रेय है। तुम्हारे नेक दिल ने तुम्हारी तकदीर बदली है। तुम्हारा मन पवित्र था, तुम मेरी सहायता करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल सकी। तुम्हारा शुक्रिया मित्र। मैं अब तुमसे वापस अपने असली रूप में कभी मिलूंगा। जल्दी ही।